नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थान का सबसे पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आगे के सभी चैप्टर्स आपको मैं बता दूंगा कि कौन-कौन से चैप्टर्स मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर अष्टांग हृदयम का है, जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि इस वीडियो में आपको हर एक श्लोक के मीनिंग बताए जाएँगे, उसको कैसे याद करना है श्लोक को और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, श्लोक को कैसे पढ़ना है, श्लोक को समझना कैसे है, कैसे आप 2-3 बार ही श्लोक को पढ़ के और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में जानकारी दूँगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अब ये जो भी चैप्टर्स है इसका सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, तो आगे भी आपको फर्स्ट ईयर के सभी टॉपिक्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अष्टांग हृदयम में आयुष काम्यम अध्याय है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि आयुष काम्यम का मतलब क्या होता है। चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर का नाम का मतलब क्या है? और इस चैप्टर के माध्यम से जो हमारे आचार्य हैं, वो बताना क्या चाहते थे, वो समझेंगे। तो यहाँ पे आपको साफ-साफ मीनिंग यहाँ पे लिखा है कि डिज़ायर फॉर लॉन्ग लाइफ। इस पे ध्यान ना देते हुए आप इस संस्कृत वर्ड को देखें। आयुष काम्यम, आयुष का मतलब होता है कि लाइफ, काम्यम मतलब होता है कि डिज़ायर। तो अगर आप सबसे पहला जो हमारा श्लोका आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है। ये श्लोका आपको ज़रूर लर्न करना है और इसको रटना नहीं है। अगर आप इसको रटेंगे तो बहुत ही जल्दी भूल जाएँगे। तो फर्स्ट ईयर में बच्चों को दिक्कत होती है कि श्लोक याद करने में, श्लोक को पढ़ने में बहुत ही तकलीफ होती है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी श्लोक को याद करते हैं तो उसको तोड़-तोड़ कर पढ़ा कीजिए। इस तरह से नहीं पढ़ना है कि रागादिरोगान सत्तानुसत्तान शेषकाय प्रसरितान, इस तरीके से आप शुरू में नहीं पढ़ें। सबसे पहले अगर आप पढ़ते हैं तो इसको तोड़िए, समझिए कि लिखा क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे राग आदि, तो राग के साथ आदि जुड़ा हुआ है। तो राग में क्या-क्या होता है? राग का मतलब होता है कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, जेलसी, जो गुस्सा है, जो आपका घमंड है, जो लस्ट है, जो लालचीपन है, वो सभी चीज़ें राग में आते हैं। राग अगर आप मेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ में उसमें आएँगे। और राग का मतलब तो आप समझेंगे कि ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आदि जुड़ा हुआ है, तो आदि का मतलब होता है कि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे कि जब हम कहते हैं कि वात आदि, वातादि, तो वात के साथ पित्त और कफ वहाँ पे हम समझ लेते हैं। उसी तरह से राग आदि। रोगाण, रोगाण मतलब क्या है? कि बीमारियों का। सततानुसततान, शेषकाय प्रसृतान, शेषाण, इसको अलग-अलग करके पढ़िए। औत्सुक्य, मोह, अर्ति, दांजघान, यो अपूर्व अवैद्याय नमो अस्तु तस्मै। यहाँ पे ये जो वर्ड्स है आपको तोड़ना है, जैसे कि यहाँ पे सततानु सक्तान, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है डायरेक्ट सततानु सक्तान, इसको आप तोड़ सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे शेष, काय, प्रसृतान, शेषान, औत्सुक्य, मोह, अर्ति, दांजघान, इस तरीके से आपको इसको तोड़-तोड़ कर पढ़ के तब याद करना है। आप इसको तोड़-तोड़ कर अगर समझ-समझ कर हर एक वर्ड का, जैसे रागादि रोगान, ये जो श्लोक है इसका पूरा मीनिंग अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मैं उस नमो अस्तु तस्मै अपूर्व वैद्याय, अपूर्व वैद्याय का मतलब यहाँ पे कहना चाहता है कि ऐसे जो वैद्य हैं, जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, जो बहुत पूर्व के हैं और बहुत ही वो यूनिक है, मतलब कि यहाँ पे वो धन्वंतरी भगवान को डिनोट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो आप देखेंगे तो यूनिक एंड रेयर फिजिशियन लिखा है। तो अपूर्व वैद्याय जो हैं, उनको मैं क्या करता हूँ? नमो अस्तु तस्मै, उस उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और वो क्या करते हैं, जो रेयर फिजिशियन है वो क्या करते हैं, क्योंकि वो हमारे सभी राग आदि जो है लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस, जेलसी, सेल्फिशनेस, ईगो, ये सभी को हमारे शरीर से, यानी कि शेषकाय प्रसृतान, हमारे शरीर से, काय मतलब क्या होता है? बॉडी। तो हमारे बॉडी से ये सभी जो राग है, ये जो भी हमारे अंदर जो लस्ट है, एंगर है, हमारे अंदर जो ग्रीड है, उसको जो ख़त्म करते हैं, इसलिए उन वैद्य को, वो जो रेयर डॉक्टर है, उसको हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे धन्वंतरी भगवान को प्रणाम किया जा रहा है, व्हिच इज़ स्प्रेड, यहाँ पे अगर देखेंगे तो व्हिच इज़ स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी गिविंग राइज़ टू डिजीज़ेज़, डेल्यूज़न एंड रेस्टलेसनेस। तो औत्सुक्य, मोह, अर्ति, ठीक है? तो मोह का मतलब यहाँ पे क्या है? मोह का मतलब है कि डेल्यूज़न, यहाँ लिखा हुआ है डेल्यूज़न। और अर्ति का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, मतलब कि थकाहट जैसा आप समझ सकते हैं कि थकान होना, मतलब उसको आराम नहीं महसूस हो रहा है।
तो ये सभी जो चीज़ें हैं जैसे कि लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, एरोगेंस है, ये सभी चीज़ों के कारण की वज़ह से क्या होता है हमारे शरीर में अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती है और डेल्यूज़न उत्पन्न होता है। यहाँ जो मोह लिखा है, मोह होता है, अरति होता है, तो इसके वज़ह से हमारा शरीर जो हमेशा तकलीफ़ में रहता है। तो जो रेयर फिज़िशियन है जो इसको पूरी तरह से ख़त्म करते हैं, जैसे जो भी डॉक्टर है वो मेडिसिन दे के ख़त्म करेगा। हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म से उसको ख़त्म करेंगे। तो उनको हम प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहला ही यहाँ पे आचार्य के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है कि हम पहले अपने से जो बड़े हैं, जो बड़े हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जो फिज़िशियन हैं, उनको पहले नमन करना है। और यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए बोला गया है, किस कौन से रेयर फिज़िशियन के बारे में बात हो रही है, तो ये बात हो रहा है कि दिस इज़ जो सैल्यूटेशन है, जो प्रणाम आप कर रहे हैं, वो लॉर्ड धन्वंतरी को किया जा रहा है, भगवान धन्वंतरी को प्रणाम किया जा रहा है। अभी नेक्स्ट श्लोक आप यहाँ पे देखिए, ये श्लोका जो फर्स्ट वाला श्लोका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना चाहिए क्योंकि अक्सर इसको जो है, आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो तो नेक्स्ट हमारा जो श्लोक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये आपको जो है कि 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये श्लोक आपको याद कर लेना चाहिए, आयु कामय मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम। तो इसको पढ़ना कैसे है? तो आयु का मतलब हो गया यहाँ पे लाइफ, ठीक है? और काम, काम आय मानेन, आय काम आय मानेन, ठीक है? तो काम से यहाँ पे मतलब कि डिज़ायर हो गया और आयमानेन मोक्ष हो गया, ठीक है? और धर्म, अर्थ ये 2 वर्ड एक साथ दिया गया है, धर्म और अर्थ, द धर्मार्थ, सुख साधनम, आयुर्वेद उपदेशेषु मतलब कि आयुर्वेद का जो उपदेश है, विधेयः परमादरः, तो टू अचीव द पर्पज़ ऑफ लाइफ दैट इज़ क्या-क्या? तो पहला है धर्म, अर्थ, ये दोनों वर्ड एक साथ जुड़ा हुआ है। तो धर्म, दूसरा चाहिए अर्थ, धर्म मतलब कि आपको राइट पाथ पे चलने के लिए जो भी चीज़ बताए जाते हैं। अर्थ मतलब हो गया कि जो भी वेल्थ है, आपका पैसा है, जो भी चीज़ें आपके पास है, ज़मीन है, खेत है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी अर्थ में आएँगे। तीसरा होता है काम, तो फुलफिलिंग आवर डिज़ायर, आपका डिज़ायर क्या है? आगे चल के आप लाइफ़ में क्या-क्या मतलब पाना चाहते हैं, अपने लाइफ़ में क्या बनना चाहते हैं, तो वो हो गया काम। और लास्ट में मोक्ष। तो आपके पास अगर धर्म है, आप एक अच्छे पाथ में चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं। दूसरा होता है अर्थ, आपके पास पैसा होना चाहिए और तीसरा आपके पास जो डिज़ायर्स है, आपके जो सपने हैं, उसको आप पूरा कर रहे हैं, तो ये सभी के बाद आपके पास लास्ट जो बचता है, वो होता है कि आपको मोक्ष मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए। तो लाइफ़ का पर्पज़ यही होता है, 4 चीज़ें से होती हैं कि अगर आप ये 4 चीज़ें ऑब्टेन कर लेते हैं, तो आपका लाइफ़ जो है, वो अच्छा हो जाएगा। यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अगर आपको पूछेगा क्वेश्चंस कि पर्पज़ ऑफ लाइफ़ क्या है आयुर्वेद के अनुसार या फिर आयुर्वेद का उपदेश क्या है? तो आयुर्वेद का उपदेश है यही, ये श्लोक आपको लिखना है। आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेयः परमादरः। और यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हो गया कि टू अचीव दिस पर्पज़ ऑफ लाइफ वन शुड कंसंट्रेट ऑन हैविंग अ लॉन्ग लाइफ टू लर्न द साइंस ऑफ आयुर्वेदा, जिसमें बताया गया है 4 चीज़ें। नेक्स्ट श्लोक है, वो है कि ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। मैं आपको बता दूँ कि फर्स्ट चैप्टर जो अष्टांग हृदयम है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं और ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा आपको 3 मार्क्स से लेकर के 5 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर 3 मार्क्स का पूछता है, तो आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना है, उसके हिसाब से करना है। 5 मार्क्स का पूछता है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये श्लोक भी आपको याद कर लेना है, कैसे याद करना है, तो इसका आप एक चार्ट बना सकते हैं। उस चार्ट के जो अनुसार आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयुर्वेद का ओरिजिन कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आयुर्वेद का जो स्मृति हुआ, वो ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा स्मृत्वा, स्मृत्वा मतलब क्या होता है कि उन्होंने अपने आप यानी कि जैसे बहुत लोग जो है वो साधना में चले जाते हैं, वो जो है बहुत देर तक मतलब अपने जो कुछ भी वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं। तो उसी तरह ब्रह्मा भगवान को खुद ही जो है ये ज्ञान स्मृत हुआ, क्योंकि वो उस तरह का साधना कर रहे थे। आयुषो मतलब आयुर्वेद को, तो सबसे पहले किसने? तो ब्रह्मा भगवान, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, उसमें से ब्रह्मा भगवान ने आयुर्वेद को सबसे पहले रिमेंबर किया, स्मृत किया। वेदम प्रजापति मजेग्रहतो, ठीक है? फिर उन्होंने किसको दिया? अपने बेटे को, यानी कि प्रजापति जो उनके पुत्र थे, उनको उन्होंने ये जो नॉलेज है आयुर्वेद का, उसको उन्होंने दिया। वेदम प्रजापति मजेग्रहतो सो अश्विनौ, फिर उन्होंने किसको दिया?
अश्विन को दिया। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी से प्रजापति, ठीक है? ब्रह्मा जी से प्रजापति के बाद अश्विन, तो सहस्त्राक्षम, सहस्त्राक्षम किसको कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। यहाँ देखिए, लॉर्ड इंद्र, सहस्त्राष्ट्र, सहस्त्राक्षम मतलब कि इंद्र, तो अश्विन ने फिर इंद्र को दिया। सो अत्रि पुत्र आदि कान, और इंद्र ने किसको दिया? तो अत्रि के पुत्रों को दिया। अत्रि के पुत्र कौन कौन से? तो आगे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से अत्रि के पुत्र थे। और अत्रि के पुत्रों ने किसको दिया? अग्निवेश आदि कांश, तो अग्निवेश को, ये सभी जो अग्निवेश थे और उनके जो शिष्य थे, उनको उन्होंने बाद में आयुर्वेद का ज्ञान को दिया। इस तरह से आयुर्वेद जो है भगवान ब्रह्मा से लेकर के और नीचे जो ऋषि मुनि है, जो अग्निवेश ऋषि मुनि है, अत्रि ऋषि थे, उनको आया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद करना है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी को सबसे मिला, यानी कि बी के बाद किसको आया? तो ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति, तो प्रजापति को लिखिए यहाँ पे पी, ठीक है? इस तरह से एरो करके, पी के बाद किसको आया? तो प्रजापति ने किसको दिया? अश्विन को, ठीक है? अश्विन का हो गया ए। उसके बाद सहस्त्राक्षम किसको बताया गया है? तो इंद्र को, तो यहाँ पे हो गया आई, ठीक है? इंद्र को मिला। उसके बाद किसको मिला? अत्रि के पुत्रों को, तो यहाँ पे एपी लिखना है, ठीक है? अत्रि के पुत्रों को, एपी के बाद अत्रि के पुत्र को बाद किसको मिला? अग्निवेशों को, अग्निवेश और उनके शिष्य को। तो यहाँ पे आप इसी तरह से याद कर सकते हैं कि बीपीए आईएपी एजी, ठीक है? ब्रह्मा, फिर उसके बाद प्रजापति, प्रजापति के बाद अश्विन, अश्विन के बाद इंद्र, इंद्र के बाद अत्रि के पुत्र, अत्रि के पुत्र के बाद अग्निवेश। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर इसको आप कहानी की तरह याद कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी थे, उन्होंने जो अश्विन थे, अश्विन कुमार, उनको दिया। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि अश्विन 2 लोग थे, जो दोनों जुड़वा थे, ठीक है? दोनों ट्विन्स थे, और ये दोनों जो ट्विन्स थे, इन्होंने ही फिर बाद में इंद्र को इसके मतलब आयुर्वेद का ज्ञान को दिया था। तो इस तरीके से आयुर्वेद जो है अवतरण हुआ, आयुर्वेद का ओरिजिन हुआ। तो ये आपको श्लोक अगर याद कर लेते हैं तो आपको इतना ये चार्ट बना करके याद करने की आवश्यकता नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आपको पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखेंगे कि फंडा ऑफ अष्टांग हृदयम फ्रॉम दोज आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक विच आर टू एलेबोरेट एंड हेंस वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ओनली द एजेंट्स इज कलेक्टेड। तो अष्टांग हृदयम क्यों पढ़ना है उसके बारे में बताया गया है कि बाकी अगर आप देखेंगे तो जो चरक संहिता है या फिर सुश्रुत संहिता है, उसमें बहुत इलेबोरेटली दिया हुआ है। तो वही चीज को अष्टांग हृदयम में वाग्भट आचार्य जो है, उन्होंने क्या किया कि उसको पूरी तरह से उसका एसेंस निकाल करके उसमें जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अष्टांग हृदय में बताया है। तो इसको किसने बताया है? तो वाग्भट आचार्य ने बताया है। ये आप याद रखिए, अष्टांग हृदयम किसने बताया? वाग्भट आचार्य ने बताया है। नेक्स्ट है ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा। ये तो भाई आपको आना ही चाहिए क्योंकि आप आयुर्वेद का अगर पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि मॉडर्न में अलग-अलग जो ब्रांच होती है, जैसे कि पीडियाट्रिक होता है, साइकियाट्री होता है, गायनेकोलॉजी होता है, उसी तरह हमारे आयुर्वेद में टोटल 8 ब्रांच बताए गए हैं। और इसमें पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं आगे चल के जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा बीएएमएस, तो ये आठों विभाग में आप आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएँगे। जैसे कि आप अगर बाल चिकित्सा में अगर जाए तो इसको कॉमर भृत्य के नाम से जाना जाता है। तो अमर भृत्य का डिपार्टमेंट होता है। तो पीडियाट्रिक यानी कि आप कॉमर भृत्य में अगर पीजी करते हैं, तो कॉमर भृत्य को शॉर्ट में आप केबी अगर लिख देते हैं यहाँ पे, तो कॉमर भृत्य में अगर आप पीजी करते हैं तो आप यानी कि उसमें एक्सपर्ट हो गए। तो आप एक बाल रोग चिकित्सक हो गए। जो बच्चों के लिए डॉक्टर होते हैं उसमें आप एक्सपर्ट हो गए। तो इसी तरह से 8 ब्रांच है, इसको याद करने के लिए आप बस ये श्लोका भी याद कर सकते हैं। देखिए श्लोका आपको याद करना ही पड़ेगा। ये भी जो है आपका 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द ब्रांचेज ऑफ आयुर्वेदा एक्सप्लेन। अगर एक्सप्लेन करना है तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो काय मतलब हो गया कि काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन जो होता है, बाल मतलब यहाँ पे हो गया कि पीडियाट्रिक्स जो होता है, और ग्रह मतलब क्या है? साइकियाट्री, जो भी मतलब कि मेंटल डिजीज़ेज़ होती हैं, जो भी मेंटल बीमारियाँ होती हैं, उसका डॉक्टर जो होता है, तो ये भी एक डिपार्टमेंट है आयुर्वेद में। ऊर्ध्व अंग, ऊर्ध्व अंग मतलब क्या होता है? ऊर्ध्व मतलब होता है कि शरीर के मतलब कि नेक के ऊपर जो आपका छाती है, उसके नेक के ऊपर जो भी अंग आते हैं, जैसे कि कान, उसके बाद हो गया नाक, उसके बाद थ्रोट, आईज़, हेड, ये सभी चीज़ें क्या है? ऊर्ध्व अंग है। तो ऊर्ध्व अंग ये अलग आता है ना, जैसे कि मॉडर्न में ईएनटी होता है एक डिपार्टमेंट। जैसे कि अगर आपका कान में कोई बीमारी है तो आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर आई का एक डिपार्टमेंट होता है।
तो आई और ईएनटी 2 अलग-अलग विभाग हैं, तो उसमें जो है उसी तरह से यहाँ पे ऊर्ध्वांग चिकित्सा आयुर्वेद का एक ब्रांच है, जिसमें कि आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ईएनटी और आई के केसेस दिखेंगे। और शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी, तो आयुर्वेद में भी सर्जरी है, आगे चल के अगर आप मतलब सर्जन बनना चाहते हैं तो शल्य आप शल्य का डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पीजी कर सकते हैं उसमें। उसी तरह से है दंष्ट्र चिकित्सा यानी कि टॉक्सिकोलॉजी, जो भी जैसे कि साँप काट दिया, बिच्छू काट दिया या फिर कोई कीड़ा काट दिया, किसी ने ज़हर पी लिया, ये सभी जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि कोई ज़्यादा अल्कोहल पी लिया, तो उसका जो डॉक्टर होता है, टॉक्सिकोलॉजी का डॉक्टर होता है, तो उसकी जानकारी आपको इसमें अच्छे से दी जाएगी जब आप टॉक्सिकोलॉजी में जाएँगे। इसे बाद में इसे नाम दिया गया अगध तंत्र का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो सेकंड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा अगध तंत्र। तो अगध तंत्र में आप टॉक्सिकोलॉजी पूरा पढ़ेंगे और उसी तरह से जरा चिकित्सा है जेरियाट्रिक्स, तो मॉडर्न में भी जेरियाट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जेरियाट्रिक्स कहने का मतलब है कि जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा मतलब कि जो भी ओल्ड एज बीमारियाँ होती हैं, बुढ़ापे में जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि बुढ़ापे में क्या बीमारियाँ होती हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर शुगर की बीमारी हो गई, याददाश्त खोना या फिर कमज़ोरी होना, ये सभी चीज़ें जो हैं जेरियाट्रिक्स की बीमारियाँ हैं, तो उसमें आप इसको पढ़ेंगे। और वृक्ष चिकित्सा तो है एपोरोडिसिक थेरेपी, जिसमें आपको जैसे जिनका अगर बच्चा नहीं हो रहा है या फिर वो सेक्सुअली इनेबल हैं या फिर उनको कोई सेक्सुअल डिसेबिलिटीज़ है, तो उसके लिए भी हमारा आयुर्वेद में वृक्ष चिकित्सा एपोरोडिसिक थेरेपी के नाम से यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सभी 8 ब्रांचेज़ हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो काय, बाल, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्र, दंष्ट्र का मतलब क्या हो गया कि टॉक्सिकोलॉजी, जरा, जरा मतलब क्या हो गया? तो जो बुड्ढे लोग हैं, तो जेरियाट्रिक्स और वृषाण, वृषाण का मतलब क्या हो गया? तो एपोरोडिसिक थेरेपी। एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि वृषण वृषण वृष मतलब होता है कि टेस्टिस, वृष मतलब टेस्टिस भी होता है, तो उससे आप याद कर लीजिए कि वृक्ष चिकित्सा बोल रहा हूँ तो एपोरोडिसिक थेरेपी। अष्टांगवाणी तस्य आहु चिकित्सा येषु संसृता, तो अष्टांग के ये सभी 8 विभाग हैं, अष्टांग हृदय के काय, बाल, आयुर्वेद में 8 टोटल ब्रांचेज़ हैं। तो इसमें आप पीजी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नेक्स्ट जो आपका है वो है त्रिदोष, दोष कितने होते हैं? तो त्रिदोष टोटल 3 होते हैं, जैसे कि त्रि मतलब होता है कि त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है 3 और दोष कितने हैं? तो दोष कितने हो गए 3। तो 3 दोष होते हैं, कौन-कौन से? तो वात, पित्त, कफ ये आपको पता ही होगा। तो ये एक भी श्लोक है जो आपको याद करना चाहिए, वायु पित्तम कपश्यति त्रयोदोषा शमसतः विकृता अविकृता देहं ध्यनन्ति ते वर्तयन्ति च। विकृता अविकृता देहम, यहाँ पे कहना ये क्या चाहता है कि वायु पित्तम कपश्यति ये 3 दोष होते हैं, ठीक है? वायु पित्त कपश्यति त्रयोदोषा समासतः, ये 3 दोष तो होते ही हैं, लेकिन अभी अगर आपको हेल्दी रहना है, तो हेल्दी रहने के लिए ये तीनों बैलेंस रहने चाहिए शरीर में। विकृता अविकृता देहम घिनन्ति ते वर्तयन्ति च, परफेक्ट बैलेंस ऑफ 3 दोषा लीड टू हेल्थ, इम्बैलेंस इन 3 दोषा लीड्स टू डिजीज़। तो ये तीनों दोष यानी कि वात, पित्त और कफ, अगर ये तीनों दोष बैलेंस्ड हैं, ठीक है? तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा। अगर ये डिसबैलेंस्ड हो गए तो अनहेल्दी। अब ये बाद में मैं समझाऊँगा कि बैलेंस्ड डिसबैलेंस्ड क्या होता है? अभी ये समझ में आपको नहीं आएगा। जैसे कि वात की विकृति से लक्षण होते हैं, पित्त की वृद्धि से, वृद्धि मतलब होता है कि इंक्रीज़, तो कफ का वृद्धि यानी कि कफ बढ़ने से या फिर वात कम होने से क्या लक्षण दिखाई दे सिम्पटम्स दिखाई देने चाहते हैं या पित्त के कम होने से क्या सिम्पटम दिखाई देते हैं, तो ये अलग-अलग सिम्पटम्स होते हैं। उसी तरह से हाउ त्रिदोषा आर स्प्रेड इन आवर बॉडी, कैसे त्रिदोष हमारे शरीर में मतलब कि अवेलेबल होते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि 11th-12th में आप अगर पहली बार अगर कोई नया चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि 6th क्लास में आप ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्लड कहाँ-कहाँ पे होता है, शरीर के किस-किस पार्ट में होता है। अगर आप ब्लड का पहली बार आपको जानकारी दिया गया होगा कि ब्लड रेड होता है, आर्टरी में बहता है, उसी तरह से पहली बार यहाँ पे आपको आयुर्वेद में जानकारी दिया जा रहा है कि शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। अब कहाँ-कहाँ होते हैं उसका मैं आपको जानकारी यहाँ पे देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे आप तो ते व्यापिनो अपि हृण्यभयोर ऊर्ध्वमध्योरसंश्रया वायोः रात्रिभुक्तानां ते अन्त्यमद्दिना क्रमात्। तो यहाँ पे दोनों शरीर में और बाहर एनवायरनमेंट में कैसे दोष बढ़ता है और घटता है, ये दोनों बताया गया है। कन्फ्यूज़ मत होइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, या बाद में आपको समझ में आ जाएगा। वात पित्त कफ कैसे जो है वो बैलेंस्ड होता है हमारे शरीर में, कहाँ-कहाँ अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले त्रिदोष हमारे शरीर में पूरी तरह से फैली हुई है। तो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टॉप पार्ट अप टू चेस्ट इज़ डोमिनेटेड बाय कफ दोष। देखिए, जो आपके छाती है,
छाती से ऊपर यानी कि चेस्ट के ऊपर जो भी पार्ट है वहाँ पे कफ दोष अवेलेबल है। इस फ़ोटो में आप समझ सकते हैं जैसे कि ये अगर एक आदमी है, तो ये अगर इसका चेस्ट है, तो इससे ऊपर यानी कि इस एरिया से ऊपर जो भी ये जो एरिया है, ये कफ का दोष का एरिया है। इसीलिए कफ दोष मतलब क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि कफ का बीमारी हुआ है, कफ हो गया है, सर्दी-खाँसी हो गया है। सर्दी-खाँसी कैसे होता है? गले में होता है। तो इसीलिए कफ इसको याद रखिए कि कफ दोष हमेशा क्या होता है? चेस्ट के ऊपर होता है। ये चेस्ट है, तो चेस्ट के ऊपर क्या रहेगा? कफ दोष रहेगा। अब यहाँ पे इस आदमी का नाभि मान लीजिए, ठीक है? तो नाभि और चेस्ट के बीच में क्या रहता है? पित्त रहता है, पित्त। पित्त याद रखिए कि पित्त जैसे कि कोई बोलता है कि पित्त का बीमारी मुझे हो गया, पित्त होता है, एसिडिटी होता है। तो पित्त मतलब क्या हो गया? एसिडिटी। एसिडिटी कैसे होगा? एसिड कहाँ पे होता है? तो हमारे स्टमक में होता है। तो छाती और नाभि के बीच में स्टमक होता है। तो यहाँ पे स्टमक, छाती से लेकर के नाभि के बीच में पित्त दोष रहता है, जो डाइजेशन मतलब हेल्प करता है। आगे वो भी मैं आपको समझाऊँगा कि पित्त का क्या-क्या काम है, ये सभी चीज़ें। और नाभि के नीचे वात दोष होता है। नाभि के नीचे जितना भी पार्ट है पैर तक, वो सभी क्या है? वात दोष है। तो इसको याद करने का एक ही तरीका है, आप ईज़ी वे में याद कर लीजिए कि छाती के ऊपर कफ दोष, छाती से नाभि के बीच में पित्त दोष और नाभि के नीचे जो भी है वहाँ पे वात दोष। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि जो कफ दोष है, वो कहाँ से कहाँ तक है, पित्त दोष कैसे मैंने बताया इस डायग्राम में। तो इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले सकते हैं। इसी तरह से अगर नीचे आप देखेंगे, तो नेक्स्ट जो हमारा डे के अनुसार जो है, दिन के अनुसार कैसे वात, पित्त, कफ रहता है। तो जो डे और नाइट में बताया गया है, सबसे पहले जो सुबह का समय होता है, ठीक है? मॉर्निंग का समय जो होता है, मॉर्निंग का अगर समय रखेंगे आप, वो कफ का काल होता है। मॉर्निंग में कफ ज़्यादा रहता है। इसको याद करने का तरीका है कि सुबह आप जब भी उठते हैं सोने के बाद, तो आपका गला थोड़ा-सा भारी रहता है, आवाज़ थोड़ा-सा भारी-भारी, शरीर भारी-भारी लगता है। तो कफ दोष का गुण होता है गुरु, गुरु यानी कि हेवीनेस, इसका एक क्वालिटी होता है। तो कफ दोष में क्वालिटी है कि हेवी रहेगा वो, इसीलिए जो है आपको भारी-भारी महसूस होता है मॉर्निंग में। और दोपहर में पित्त दोष का काल रहता है। पित्त मतलब क्या है? इसका गुण है कि उष्ण, गर्म होना। इसीलिए जो है जो आफ्टरनून हो या फिर बीच में जो नून का समय होता है, उस समय आपको गर्मी का एहसास होता है। उसी तरह से अगर रात में देखेंगे आप शाम को, तो शाम को वात दोष का उस समय काल रहता है। इवनिंग में वात दोष का काल रहता है। इवनिंग में वात दोष का काल रहता है हमेशा। वात दोष हमेशा इवनिंग में रहेगा, इसको आपको याद रखना है। उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद भी वात पित्त उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाइल ईटिंग एंड ड्यूरिंग डाइजेशन, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर डोमिनेटेड बाय कफ, पित्त एंड वात रिस्पेक्टिवली। इसको भी समझने का एक तरीका है, मान लीजिए कि ये जो है आपका स्टमक है। ठीक है? ये जो है आपका स्टमक है। ये डायग्राम पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, लेकिन इसको समझ लीजिए कि ये स्टमक है। इसमें अभी आपने खाना खाया, आपका स्टमक में इधर खाना खाना आया है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको भारी-भारी सा महसूस होता है, आपको नींद आने लगती है, तो कफ का गुण होता है गुरु यानी कि हेवीनेस। तो कफ दोष फर्स्ट फेज़ में होता है। जैसे ही आपने खाना खाया, तो कफ काल आया, ठीक है? उसके बाद खाना जब पच रहा है, कुछ देर बाद आपको महसूस होगा कि पेट में थोड़ा-सा जलन-जलन जैसा ऐसा थोड़ा-सा महसूस होगा हीट जैसा, तो पित्त दोष होता है सेकंड आवर में, सेकंड काल में। और तीसरे बार जब खाना आपका पच के और बाद में आपका इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो वो वात का दोष होता है, वात दोष वहाँ पे काम करता है, वात दोष का काल आ जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे वात, पित्त और कफ ये तीनों दोषों को डिवाइड किया गया है। अभी नेक्स्ट श्लोक अगर देखेंगे कि डाइजेस्टिव फायर कितने प्रकार के होते हैं। आपने मॉडर्न में पढ़ा होगा कि डाइजेस्टिव फायर होता है, डाइजेस्टिव जूस जो होता है, उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो हमारा मदद करता है खाना को पचाने में। उसी तरह से यहाँ पे आयुर्वेद में डाइजेस्टिव फायर हमारा बताया गया है कि डाइजेस्टिव फायर टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? और अग्नि उसे कहा गया है, ठीक है? अग्नि को ही जैसे आग जलता है, उसी को हमारे शरीर में भी आग है। जैसे एक श्लोक है कि जो भी चीज़ें बाहर है विश्व में, वो हमारे अंदर है। तो आग अगर बाहर है, तो हमारे शरीर में भी पानी बाहर है, तो हमारे शरीर में भी हवा बाहर है, तो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है। उसी तरह से अगर बाहर अग्नि है, आग है, तो उसी हमारे शरीर में भी अग्नि है।
अग्नि कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है? तो हमारे स्टमक में प्रेज़ेंट होता है, हमारे ग्रहणी में प्रेज़ेंट होता है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेज़ेंट होता है। तो उसी तरह से 4 प्रकार की अग्नि होती है और इसी के अनुसार हमारा शरीर का डाइजेशन होता है। हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन पता चलता है और हर इंसान में अलग-अलग अग्नि होता है। जैसे किसी का अग्नि जो होता है वो कोई खाना खाया उसका तुरंत खाना पच जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि खाना मैं खाता हूँ लेकिन 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद भी मेरा खाना नहीं पचता है, पेट में गैस बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन जैसा माहौल हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं खाना खाता हूँ लेकिन थोड़ा-सा देर के बाद पचता है। तो इसी तरह से अग्नि सबका अलग-अलग होता है, जिसका अग्नि अच्छा रहेगा उसका खाना तुरंत पचेगा। उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है अग्नि को आयुर्वेद में। जैसे जिसका अग्नि विषम है, मतलब कि वो खाना खाता है, तो कभी-कभी उसका खाना जो है तुरंत पच जाता है और टॉयलेट उसका जो होता है वो वाटरी टॉयलेट होता है। किसी-किसी का कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कभी उसको अच्छे से पच जाएगा खाना, कभी नहीं पचेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन जैसा हो जाएगा, कभी डायरिया जैसा हो जाएगा। तो उसको हम लोग विषम अग्नि कहते हैं और विषम अग्नि जो होता है वात से इन्फ्लुएंस रहता है। उसमें कौन-सा दोष रहता है? तो वात दोष। तो वी से हो गया विषम और वी से हो गया वात दोष। इसको याद कर लीजिए कि विषम में क्या रहेगा? भी है, तो वात दोष रहेगा। दूसरा जो अग्नि का टाइप्स होता है तीक्ष्ण अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा पित्त रहता है। अभी तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण का मतलब क्या होता है? तेज, तीक्ष्ण से याद रखिए कि तेज, तो तेज है उसका अग्नि, तो इसमें पित्त दोष रहेगा, ठीक है? पित्त दोष, उसका खाना तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि विल हैव हाई डाइजेशन पावर एंड एपेटाइट, उसको तुरंत खाना पच जाएगा, तुरंत भूख लग जाएगी। विषम अग्नि वालों को क्या है कि समटाइम्स विथ हाई एपेटाइट एंड समटाइम्स विथ लो एपेटाइट, कभी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, कभी बहुत कम भूख लगेगी। लेकिन तीक्ष्ण अग्नि वालों में हमेशा ज़्यादा ही भूख लगेगी, कितना भी खाना खाए वो भूख उसका मिटेगा नहीं। वो ज़्यादा खाना खाएगा, बार-बार खाना खाएगा, तुरंत-तुरंत पचेगा उसको खाना। उसी तरह से मंद अग्नि वाले जो होते हैं, उसमें कफ दोष रहता है। जैसे कि कफ का गुण होता है मंद, ठीक है? बहुत स्लो होना। तो कफ का गुण है कि मंद होना, स्लो होना। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कफ दोष रहेगा। तो 3 दोष तो आपको याद हो गए कि विषम अग्नि है तो वात दोष रहेगा। भी से विषम वात और तीक्ष्ण अग्नि है तो तीक्ष्ण मतलब हो गया तेज। तेज किसमें रहता है? पित्त दोष में रहता है। मंद अग्नि तो मंद है, वो स्लो है। स्लो कौन-सा रहता है? तो कफ दोष रहता है। और मंद अग्नि वालों का लो डाइजेशन पावर रहता है। खाना खाते हैं, उनका खाना जल्दी पचता नहीं है, उनको भूख भी जल्दी नहीं लगता है। तो अगर आप अपने आप को अगर यहाँ पे क्लासिफ़ाई करेंगे कि मेरा कौन-सा अग्नि है, तो अगर आपका खाना तुरंत पच जाता है, तो आप तीक्ष्ण अग्नि आपके अंदर प्रेज़ेंट है। अगर आपका खाना तुरंत नहीं पचता है, तो आपका जो अग्नि है, वो मंद अग्नि है। अगर आपका कभी-कभी खाना तुरंत पचता है, कभी-कभी खाना लेट से पचता है, तो हो गया विषम अग्नि। और लास्ट में होता है सम अग्नि। सम अग्नि उसको बोलते हैं जो बैलेंस्ड अग्नि होता है, जिसका डाइजेस्टिव पावर जो होता है वो बैलेंस्ड है, हमेशा क्या है नॉर्मल है। तो ये तीनों दोषों से इन्फ्लुएंस रहता है, वात, पित्त, कफ तीनों दोष इसमें रहेंगे। तो अभी तीनों ऊपर जो आपने देखा है इसमें क्या था? पहला था वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ, मंद है। तो इसमें तीनों रहेंगे, वात, पित्त, कफ तीनों इन्वॉल्व रहेंगे और तीनों इन्वॉल्व रहेंगे इसलिए ये क्या रहेगा? बैलेंस्ड रहेगा। तो पुअर व्हेन अ पर्सन विल हैव प्रॉपर एपेटाइट एंड डाइजेशन पावर, डाइजेशन अकर एट एप्रोप्रिएट टाइम। ऐसा माना जाता है कि खाना खाने के 3 घंटे बाद खाना जो है पच जाना चाहिए और 6 घंटे में वो मल बन करके और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे रेक्टम में चला जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जिसका सम अग्नि है, सम मतलब क्या है? बराबर, समान। जैसे हम कहते हैं ना कि सभी को मैं एक समान देखता हूँ, तो एक समान हो गया तो सम, सम और समान जैसा है तो इसलिए इसको एक तरीके से याद कर लीजिए, सम है मतलब कि बराबर है, इक्वल है। तो 4 अग्नि को अब इस अग्नि के बेसिस पे पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। जैसे वात, पित्त, कफ पे पूरा आयुर्वेद टिका हुआ है। अभी फर्स्ट ईयर में हैं आप, तो फर्स्ट ईयर से ही आप थोड़ा-थोड़ा मेडिकल चीज़ों को समझिए, बीमारियों को समझिए। जैसे कि बो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप उसको डिसाइड कीजिए कि उसका अग्नि कौन-सा है। तो कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि उसका अग्नि क्या है? स्लो है, तो यानी कि उस आदमी का अग्नि मंद है। मंद अग्नि है, तो उसको अग्नि बढ़ाने वाली चीज़ देंगे। अग्नि बढ़ाने वाला उसको खान-पान देंगे, तब उसका क्या होगा? अग्नि बढ़ जाएगा। उसी तरीके से कोई कहता है कि मैं खाना खाता हूँ, तुरंत पच जाता है, मेरे शरीर में खाना लगता नहीं है, कि मैं पतला ही का पतला ही रह रहा हूँ। तो आप समझ जाइए कि वो तीक्ष्ण अग्नि वाला आदमी है, उसको तीक्ष्ण अग्नि थोड़ा कम पड़ना पड़ेगा। तो खान-पान में बदलाव करके, कुछ दवाइयाँ दे करके आयुर्वेद में जो है उसको ठीक कर लेंगे हम।
और विषम अग्नि है किसी-किसी का कि बोलेगा कि मुझे कभी-कभी बहुत भूख लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी खाना जल्दी पचता है, खाना जल्दी नहीं पचता है। तो इसके बेसिस पे आप फर्स्ट ईयर में इतना तो डिसाइड कर लेंगे कि कोई आदमी आपके पास अगर पेट से संबंधित बीमारी से आता है, तो पहले आप उसका क्या देखेंगे? अग्नि देखेंगे। आपके घर में कोई भी मरीज़ है अगर पेट का जैसे कि उसको गैस बनता हो या फिर उसका टॉयलेट साफ़ नहीं होता हो, कॉन्स्टिपेटेड हो, तो आप उसका पहले अग्नि डिसाइड कीजिए कि आखिर इसका अग्नि क्या है? कॉन्स्टिपेटेड है ना मतलब कि मंद अग्नि है। तो यहाँ से पहला चीज़ आपने क्लिनिकल बेसिस पे सीखा कि अग्नि से हम कैसे पता करेंगे कि ये पेशेंट में जो है अगर इसका कॉन्स्टिपेटेड है मतलब कि इसमें मंद अग्नि प्रेज़ेंट है। तो इस तरह से आप क्लिनिकली भी थोड़ा-थोड़ा फर्स्ट ईयर से ही सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है वो है टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे कि मॉडर्न में अलग-अलग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। जैसे सबसे पहले कि हमारा मुँह से जो नली गया है अंदर पेट तक, उसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। उसके बाद पेट है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसी तरीके से हमारा रेक्टम तक जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कोष्ठ है। कोष्ठ का मतलब क्या है? हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अभी इसको मॉडर्न से कोरिलेट करूँगा मैं, तो क्या-क्या आएगा देखिए। पहला तो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? दूसरा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तीसरा हमारा पेट भी आता है, तो स्टमक भी आप लिख लीजिए, ठीक है? उसके बाद इसमें और भी जो हमारे ऑर्गन्स है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज़ है, ये सब भी आप इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, वो उसका ट्रैक्ट ही आप समझ लीजिए कि एक तरीके से ट्रैक बनाया गया है, इसोफेगस हो गया, ये सभी चीज़ें। तो क्रूरक कोष्ठ क्या होता है? क्रूरक कोष्ठ कहने का मतलब है कि उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसका जो डाइजेशन का ट्रैक्ट है, वो कैसा है? तो क्रूर क्रूर मतलब क्या होता है? कोई आदमी क्रूर है मतलब कि क्या है? मतलब कि बहुत ही खराब है। वो थोड़ा-सा क्या है किसी को अगर तकलीफ़ भी हो रहा है तो उसको कुछ असर नहीं होता है, क्रूर है वो। तो डिफ़िकल्ट है, मतलब कि हार्ड है, हार्ड से समझिए आप, ठीक है? तो व्हेन अ पर्सन विल टेक लॉन्ग टाइम फॉर डाइजेशन, क्रूर कोष्ठ है उसका, ठीक है? उसका इरेगुलर रहेगा। तो क्रूर मतलब कि उसका डाइजेशन जो है कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, हार्ड रहेगा। क्रूर मतलब क्या हो गया? कोई आदमी क्रूर है मतलब कि अरे बहुत उसका दिल बहुत वो मजबूत हार्ड दिल का है, उसका किसी को तकलीफ भी होता है तो वो उसको समझता नहीं है, ऐसा होता है। तो क्रूर कोष्ठ मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिपेटेड, हार्ड टॉयलेट। तो इसमें कौन-सा दोष इन्वॉल्व रहेगा? तो क्रूर, तो यहाँ पे हो गया वात दोष। इस श्लोक को आप याद कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कोष्ठः क्रूरोर्मृदुर्मध्यो मध्यः स्यात्तैतः समैरपि, ठीक है? ये श्लोक छोटा-सा है, इसको याद कर लीजिए और टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ऊपर जो मैंने आपको अभी बताया कि टाइप्स ऑफ अग्नि, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके ऊपर जो मैंने आपको वात, पित्त, कफ का स्थान बताया था कि कहाँ-कहाँ पे होता है, तो ये पूछेगा कि व्हाट आर द लोकेशन ऑफ 3 डोसाज़, तो ये भी जो आपके हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पूरी चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। तो बेसिक आपका अगर क्लियर है तो आगे के सभी चैप्टर क्लियर होते जाएँगे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे मृदुकोष्ठ, तो मृदुकोष्ठ कैसा होता है? तो सेंसिटिव स्टमक है, वेरी शॉर्ट डाइजेस्टिव पीरियड, इवन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिल्क विल कॉज़ बाउल एवोक्यूशन। तो मृदुकोष्ठ कहने का मतलब है कि मृदु मतलब क्या है? सॉफ्ट है, उसका डाइजेशन सॉफ्ट है, मतलब कि उसको जल्दी टॉयलेट मतलब क्लियर हो जाता है और वाटरी जैसा थोड़ा-थोड़ा हार्ड स्टूल नहीं होता है उसका, उसका जो स्टूल रहेगा वो सॉफ्ट स्टूल रहेगा और बहुत ही कम समय में उसका खाना पच जाता है, अगर आप देखेंगे तो और क्रूरा कोष्ठ वाले में वो कहेगा कि मेरा खाना पचने में ज़्यादा टाइम लगता है, मृदु वाला कहेगा कि तुरंत पच जाता है। उसी तरह से मध्य वाले जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं क्योंकि उनका त्रिदोष क्या होता है? बैलेंस होता है। अब मृदु कोष्ठ में कौन-सा दोष इन्वॉल्व अगर आप देखेंगे तो इसमें कफ दोष या पित्त और कफ दोष दोनों इन्वॉल्व रहता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो वात, पित्त, कफ दोष यहाँ भी है और तीसरे यानी कि मध्य में क्या है? त्रिदोष है। तो 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ के ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोष्ठा? ठीक है? तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे बोलना है कि क्रूरा कोष्ठ होता है, मृदु कोष्ठ होता है और मध्य कोष्ठ होता है। क्रूरा मतलब कि वो क्या है? हार्ड है यानी कि कॉन्स्टिपेटेड आदमी है, वो ज़्यादा टाइम लगाता है डाइजेशन में। और दूसरा क्या है? मृदु कोष्ठ मतलब कि वेरी शॉर्ट डाइजेशन पीरियड और तीसरा मध्य कोष्ठ मतलब कि बाउल इवैक्यूएशन एट एप्रोप्रिएट टाइम। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय त्रिदोष। ये हो गया 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कोष्ठ। कोष्ठ को क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि हमारा जो उम, लार्ज इंटेस्टाइन ट्रैक्ट है, हमारा जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट है, वो सभी।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आयुर्वेद में बताया गया है वो प्रकृति के बारे में। हर इंसान का प्रकृति अलग-अलग होता है, बॉडी टाइप्स। जैसे कि मॉडर्न में भी बॉडी टाइप्स अलग-अलग के होते हैं। किसी-किसी का बॉडी जो होता है लीन होता है, किसी का ओबेस्ट होता है, मोटा होता है, पतला होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में आयुर्वेद में प्रकृति बताया गया है। जिस तरीके से 3 दोष बताए गए हैं उसी तरह से 3 प्रकृति बताया गया है, वात, पित्त, कफ। इसमें आपको ज़्यादा याद करने की चीज़ नहीं है, तीनों सेम ही है। वात, पित्त, कफ जैसे दोष थे वैसे ही प्रकृति है। उसी गुण के अनुसार इसमें भी आपको प्रकृति में देखने को मिल जाएँगे। लाइक पॉइज़न इज़ अ नेचुरल इनहेरिटेंट पॉइज़नस इंसेक्ट। जैसे कि एक पॉइज़न ज़हर किसी एक ज़हरीले जानवर में उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से हमारे प्रकृति जो होती है, वो हमारे ह्यूमन्स में इन्हेरेंट होता है। पहले से ही वो हमारे शरीर में अवेलेबल है। बॉडी टाइप इज़ डिसाइडेड ड्यूरिंग कंसेप्शन बेस्ड ऑन क्वालिटीज़ ऑफ स्पर्म एंड ओवम। जब शरीर बनता है, जब ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइज़ेशन होता है, तो उस समय स्पर्म का क्वालिटी कैसा है, ओवम का क्वालिटी कैसा है, उसी समय डिसाइड हो जाता है कि आदमी का जो बच्चा पल रहा है पेट में, उसका प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ पे प्रकृति 3 प्रकार के होते हैं। वात बॉडी टाइप इज़ कंसीडर्ड एज़ लो क्वालिटी, जो सबसे खराब क्वालिटी बताया शरीर का टाइप का वो होता है वात वाले का। पित्त वाले का मतलब कि ठीक है, मॉडरेट है। और सबसे अच्छा गुड क्वालिटी का शरीर जो बताया वो बताया गया कफ प्रकृति वाले। ये आपको बाद में पता चलेगा, इसका जब आप गुण पढ़ेंगे कि वात प्रकृति वाले कैसे होते हैं, पित्त वाले कैसे होते हैं। अभी त्रिदोष बॉडी टाइप कैसे होता है कि वात, पित्त, कफ तीनों दोष इसमें जो अवेलेबल है तो बेस्ट क्वालिटी है। और डुअल बॉडी टाइप भी होता है, जैसे कि वात, पित्त, कफ वाले भी आपको शरीर मिलेंगे। कुछ गुण आपको वात का मिलेगा, कुछ पित्त का मिलेगा, कुछ पित्त का कफ का मिलेगा तो पित्त कफ वाले हो गए, कुछ वात कफ का मिलेगा तो वात कफ हो गए। उसी तरह से वात का क्वालिटी अब देखिए, वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं तो उनका क्वालिटी क्या-क्या है इसके बारे में यहाँ बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि तत्र रुक्षो लघुसितः खरः सूक्ष्म चलो अनिलः। ये आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूरे लाइफ में जब तक आप आयुर्वेद के साथ हैं तब तक ये काम आएगा। तो 3 इसका जो जो ये सभी गुण हैं यानी कि क्वालिटी क्या-क्या होता है वात में, तो रुक्ष होता है, रुक्ष मतलब होता है ड्राइनेस, लघु मतलब होता है लाइटनेस, शीत मतलब हो गया ठंडा, खर मतलब क्या होता है कि रफनेस और सूक्ष्म चलो, सूक्ष्म चल और अनिल, अनिल मतलब यहाँ क्या बताया गया? वात को डिनोट किया, तो वात सूक्ष्म चला। तो कितने गुण हो गए? तो एक हो गया रुक्ष, दूसरा लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। ठीक है? तो ये सभी आपको याद करना है, श्लोका याद करके आप समझ सकते हैं। चल मतलब क्या होता है कि मूवमेंट। उसी तरह से पित्त का यहाँ पे गुण बताया गया है कि पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रुम। पित्त का गुण क्या है? सस्नेह, सस्नेह मतलब क्या होता है? स्नेह मतलब क्या होता है? स्लाइटली ऑयली, तेल के जैसा। और तीक्ष्ण मतलब क्या होता है कि पियर्सिंग, जो तुरंत पियर्स कर जाए, ठीक है? जैसे कि कोई अल्कोहल पीता है तो तुरंत वो शरीर में उसका वो पियर्स कर जाता है, इसलिए तुरंत उसको इफ़ेक्ट दिखाता है। उसी तरह से लघु, लघु का मतलब क्या है? कि हल्का, जैसे वात का भी गुण था हल्का। उष्ण, उष्ण का मतलब क्या है यहाँ पे? उष्ण का मतलब है कि हॉटनेस, गरम। लघुने का मतलब कि लाइटनेस, हल्का। और विश्रम, विश्रम का मतलब क्या है कि बैड स्मेल, ठीक है? तो पित्त का गुण भी है बैड स्मेल। और सर का मतलब क्या है? हैविंग फ्लूइडिटी, मूवमेंट। जैसे कि फ्लूइड है, कोई भी पानी है या फिर कोई तेल है, कोई जल है, कोई घी है, तो इसमें फ्लूइडिटी है, तो वो क्या है? सर, ठीक है? सर से समझ सकते हैं। और द्रव, द्रव मतलब क्या है? लिक्विडिटी। तो जितने भी लिक्विड, अगर किसी चीज़ का गुण लिक्विड जैसा है, उसका अपीयरेंस लिक्विड है, तो वहाँ पे पित्त दोष अवेलेबल रहेगा। और तीसरा है क्वालिटी ऑफ कफ दोष। तो कफ दोष का क्या है क्वालिटी की? स्निग्धः शीतो गुरुर्मन्दः श्लक्षणो मृत्सनः स्थिरः कफः। तो स्निग्ध मतलब क्या होता है? ऑयली अंशस होता है। शीत मतलब होता है कोल्ड, गुरु मतलब होता है हैवी, मंद मतलब होता है माइल्ड, विस्कस मतलब होता है स्मूथ। और मूर्धना, मूर्धना का मतलब क्या होता है? स्लाइमी, जेली के जैसा। और स्थिर मतलब कि स्थिर है, यानी कि स्टेबल है वो। और इमोबाइल है। तो यहाँ पे शीत का मतलब ठंडा ही हो गया, तो ये वात दोष में भी गुण था, स्निग्ध हो गया। गुरु मतलब कि हैवी होता है। और लघु मतलब क्या होता है? हल्का, तो गुरु का उल्टा हो गया लघु। मंदः, मंदः मतलब कि बहुत ही स्लो। तो ये तरीके से समझ गए आप कि कफ का गुण क्या है, पित्त का गुण क्या है और वात का गुण क्या है। ये सभी गुण आपको समझ में आ गए। टू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ इंडिविजुअल दोसाज एंड इम्बैलेंस ऑफ कपल ऑफ दिस दोसाज इज कॉल्ड एज संसर्ग। संसर्ग क्या होता है? अभी यहाँ पे समझ जाइए आप, संसर्ग क्या होता है। और ये जो क्वालिटीज है ना, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वात, पित्त एंड कफ, आपको गुण पूछ सकते हैं तीनों के, तो तीनों श्लोक आप याद कर लीजिए, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा।
तो ये आपके 3 मार्क्स का आ जाता है, तो एक-एक श्लोका भी आप लिख देंगे तो आ जाएगा। या फिर आपको 5 मार्क्स में भी ये एक्सप्लेन करने को आ जाएँगे, या अगर वात, पित्त, कफ के बारे में पूरा चीज़ अगर पूछा जा रहा है कि उसका गुण क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, वात, पित्त, कफ कहाँ-कहाँ, जैसे मैंने ऊपर बताया था लोकेशन, वो तो ये सभी पूछेगा, तो इसमें आपको 10 मार्क्स में लिखने पड़ेंगे कि इसके गुण क्या होते हैं। वात वृद्धि, वात क्षय ये सभी पूछेगा, तो उसमें 10 मार्क्स में आपको लिखना पड़ेगा। और संसर्ग मतलब क्या होता है कि मिलाना, ठीक है? इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ इंडिविजुअल डोसाज इम्बैलेंस ऑफ कपल ऑफ डोसाज कॉल्ड संसर्ग। किसी दोष का बढ़ना, किसी दोष का घटना या इम्बैलेंस होना, उसी को संसर्ग कहा जाता है। एंड इम्बैलेंस ऑफ ऑल द 3 दोसाज टुगेदर इज़ कॉल्ड सन्निपात। और ये जब सभी एक साथ इम्बैलेंस हो जाते हैं तो सब सन्निपात। संसर्ग मतलब होता है जोड़ना, प्लस करना। तो वात, पित्त, कफ के एक गुण हैं, सभी गुण एक जैसे हैं तो उसको जोड़ देंगे तो संसर्ग हो गया। अगर सभी इम्बैलेंस हो गए तो वो क्या हो गया? सन्निपातज। तो डिफरेंस ये होता है संसर्ग और सन्निपातज में। बॉडी टिश्यू एंड वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि बॉडी टिश्यू कैसे, जैसे कि हमारे मॉडर्न में क्या होता है कि अलग-अलग टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है? ब्लड टिश्यू है, प्लाज़्मा है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, या फिर जो टिश्यूज़ होते हैं जैसे कि स्किन है, मसल है, ठीक है? और टिश्यू से ही बनता है हमारा बाद में जाकर के फिर हड्डी भी बन जाता है वो। तो उसी तरह से यहाँ आयुर्वेद में भी 7 प्रकार के धातु बताए गए हैं। टिश्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, बॉडी टिश्यू को आप धातु से कोरिलेट कर सकते हैं। बॉडी टिश्यू का क्या नाम दिया गया है? धातु। तो सप्त धातु कहा गया है। सप्त धातु कौन-कौन से होते हैं? ठीक है, सप्त मतलब क्या हो गया? सप्त मतलब होता है 7 और धातु मतलब टिश्यू, तो 7 प्रकार के धातु होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। कौन-कौन से होते हैं 7 प्रकार के? तो रस, अश्रिक, अश्रिक मतलब यहाँ पे क्या है? रक्त है, रक्त का मतलब होता है ब्लड। रस मतलब क्या हो गया यहाँ पे? रस मतलब हो गया प्लाज़्मा, मांस मतलब क्या हो गया? मसल, मेद, मेद मतलब हो गया एडिपोज़ टिश्यू, अस्थि मतलब हो गया बोन, मज्जा, मज्जा मतलब कि बोन मैरो, और शुक्र, शुक्र मतलब क्या हो गया? शुक्राणु धातु है, शुक्र मतलब होता है कि स्पर्म, तो स्पर्म को भी यहाँ पे इन्होंने एक धातु माना है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार के जो होते हैं धातु को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 प्रकार के सप्त धातु अगर पूछेगा तो ये होते हैं। और 7 प्रकार के दूष्य होते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे शरीर में यूरिया है, ये वेस्ट मटेरियल है। तो इसी तरीके से आयुर्वेद में भी 7 दूष्य चीज़ बताया गया है। कौन-कौन से? तो मल है, यानी कि टॉयलेट, मूत्र मतलब पेशाब हो गया, शक्रित मतलब हो गया कि हमारा जो टॉयलेट होता है, स्वेद, स्वेद मतलब हो गया पसीना, इसी तरह से 7 प्रकार के अलग-अलग होते हैं, वो आगे बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे सप्त धातु बताया गया है देखिए, जो मैंने ऊपर बताया आपको, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस, रस मतलब कि जैसे ही आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद डाइजेशन होने के बाद फूड जो है डाइजेस्ट होकर के क्या बनता है? रस बनता है। जैसे फूड सबसे पहले क्या हुआ कि ये एसोफेगस मान लीजिए, एसोफेगस से यहाँ पे स्टमक में आया, ठीक है, डायग्राम पूरी अच्छी नहीं है, लेकिन समझ लीजिए ये खाना आता है, यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट होकर के फिर यहाँ से रस बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? इसको समझिए कि रस बनता है, क्योंकि इस पे क्या होता है? इस पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना को स्मॉल पार्ट में तोड़ता है, फिर वो पानी के साथ मिल कर के रस बनता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, बाद में वो जाकर के लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्ज़र्व होता है। कुछ पार्ट चीज़ें स्टमक में भी ऑब्ज़र्व होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया है कि जो रस है वो किसके बारे में कंपेयर किया जा रहा है? तो हमारे जो खाना हमने खाया है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, फैट है, वो सभी चीज़ें क्या हैं? वो रस से कंपेयर किए गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे अगर आप रक्त, रक्त क्या है? हमारा ब्लड है। तो रस के बाद रक्त बनता है। जब हमारे शरीर में रस बनेगा, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो बाद में जाकर के ब्लड बनते हैं। ब्लड के बाद हमारा मांस बनता है, मसल बनता है। जब आप खाना अच्छा खाएँगे तो अच्छा रस बनेगा, अच्छा फिर खून बनेगा, खून के बाद अच्छा मांस डेवलप होगा, मसल बनेगा। फिर उसके बाद फैट टिश्यू अच्छे बनेंगे, उसके बाद आपका हड्डी मजबूत होगा तो बोन बनता है, उसके बाद बोन मैरो बनता है, उसके बाद आपका सीमेंट बनता है, शुक्र बनता है। इस या फिर ओ लड़कियों में फीमेल्स में ओवम बनता है। तो एंटायर मेल एंड फीमेल जेनिटलिया एंड इट्स सेक्रीशन आर ग्रॉसली, इसमें शुक्र में बता दिया गया है। इसीलिए ब्रह्मचर्य करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो रस से लेकर के शुक्र तक आया है, पहले रस बना, फिर रक्त बना, मांस, मेद, तो ये शुक्र जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट है। शुक्र जो है उसका फाइनल प्रोडक्ट है, इसीलिए शुक्र को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो सीमेन है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए ब्रह्मचर्य के लिए।
जो हमारा जो आचार्य हैं उन्होंने बताया है कि ब्रह्मचर्य करना चाहिए। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सप्त धातु आप समझ गए क्या होता है। उसी तरीके से मल कौन-कौन से होते हैं, तो मल जो होता है शकृत या पुरुष जो है वो फेसेस को बोला जाता है। स्वेद मतलब कि जो पसीना है, मूत्र मतलब कि पेशाब हो गया, आर द 3 वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। ये टोटल 3 प्रकार के वेस्ट बताए गए हैं। नेचर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, 3 प्रकार का इंक्रीज और डिक्रीज जो है यहाँ पे बताया गया है कि वृद्धि, वृद्धि शमनैः सर्वेषां विपरीतैः विपर्ययः। इक्वल क्वालिटीज लीड टू इंक्रीज एंड अपोजिंग क्वालिटी लीड टू डिक्रीज। अगर सेम क्वालिटीज वाले रहेंगे तो उससे बढ़ता है और अपोजिट क्वालिटीज वाले रहेंगे तो उससे घटता है। जैसे कि ड्राइनेस इज द क्वालिटी ऑफ वात। वात का गुण क्या है? रुक्ष है। ठीक है, वात का गुण क्या है? रुक्ष। रुक्ष मतलब क्या होता है? ड्राइनेस। इफ वात बॉडी टाइप पर्सन एक्सपोज हिमसेल्फ टू ड्राई कोल्ड वेदर, हिज ड्राइनेस विल टर्न, वात विल इंक्रीज। अभी जो इसको समझिए कि अगर किसी का गुण जो है, किसी का दोष, अगर वात दोष पहले से बढ़ा हुआ है, अगर वो और ड्राई चीज खाता है तो वात गुण वो बढ़ा रहा है कोल्ड वेदर में जा करके, तो उससे क्या होगा? उसका वात बढ़ जाएगा, उसके वजह से उसका स्किन जो है ड्राई हो जाएगा। उसी तरह से ऑयलीनेस इज अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइनेस। अगर स्किन आपका ड्राई होता है तो आप क्या करते हैं? मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो उसका अपोजिट क्वालिटी लगाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा है कि सेम क्वालिटीज अगर आप जोड़ेंगे तो उससे उसका गुण जो है बढ़ता है। अपोजिट क्वालिटीज अगर आप करेंगे तो उससे उसका गुण घटेगा। अगर आपका स्किन ड्राई हुआ, रुक्ष हुआ है, आपने स्निग्धता लाई यानी कि ऑयल लगाया तो आपका वो गुण बढ़ेगा, वो गुण जो है कम होगा, तो वो क्या हो गया? विपरीतय। तो समनय सर्वेषां विपरीतय विपर्ययः। उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी गर्म जगह पे गए हैं, धूप में गए हैं, तो वहाँ पे क्या है? गर्मी है यानी कि पित्त दोष पहले से है। पित्त दोष का गुण है उष्णता, ऊपर मैंने आपको बताया था। तो पित्त दोष है, ऊपर से आप वहाँ पे आग जला करके अपने शरीर को सेक रहे हैं, तो आग में क्या है? उष्णता है, गर्मी है, तो पित्त और बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? वृद्धि हो गई। ठीक है, वृद्धि मतलब क्या होता है? वृद्धि मतलब इंक्रीज होता है। ठीक है, वृद्धि मतलब इंक्रीज। ठीक है, समान ही सर्वेशम विपरीत विपर्य। और क्षय, क्षय का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है, क्षय का मतलब होता है डिक्रीज और वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज। तो वृद्धि कब होगा? जब आप सेम गुण का, सेम क्वालिटी का चीज़ों को अगर आप खाएँगे पिएँगे तो उससे वृद्धि होगा। जैसे अगर आप खून बढ़ाने का चीज़ है तो उसमें जो, अगर आप अनार खाते हैं तो अनार में गुण होता है कि वो हमारे ब्लड को बढ़ाए, ब्लड में जो आयरन है उसको बढ़ाए। तो उसी तरह से यहाँ पे वृद्धि और क्षय 2 चीज़ बताया गया है। फिर 6 प्रकार के टेस्ट बताए गए हैं कि टेस्ट 6 प्रकार के कौन-कौन सा होता है। तो यहाँ पे 6 प्रकार के टेस्ट है। मधुर, आम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। 6 प्रकार के रस है। तो आयुर्वेद में 6 प्रकार के रस है, ये आपको याद रखना है और इसका नाम भी आपको याद रखना है। अगर आप श्लोका याद कर पाएँगे तो श्लोका भी याद कर लीजिए। रसः, स्वादव, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषायकः, षड् द्रव्यम् आश्रित अस्तेत च यथा पूर्वं बलावः। They are successfully lower energy, that means sweet taste impart maximum energy to body and the astringent at the least। अभी इसमें भी कौन से रस खाने से हमारे शरीर को ज़्यादा ताकत मिलता है, इसके बारे में थोड़ा-सा इन्होंने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहला रस है, वो है मधुर। उसके बाद है अम्ल। अम्ल का मतलब होता है कि शोर यानी कि खट्टा। और लवण मतलब होता है कि सॉल्ट, नमकीन। तिक्त मतलब होता है बिटर। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि तिक्त और कटु में डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि तिक्त और कटु में डिफरेंस क्या होता है? तिक्त, जब भी हम तिक्त बोलते हैं यानी कि बिटर बोलते हैं, तो बिटर टेस्ट किसमें आता है? ठीक है? तो करेला जब आप खाते हैं, करेला खाते हैं, तो वो कड़वा लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिटर। और कटु, कटु मतलब होता है कि पंजेंट। ठीक है? जब आप मिर्ची खाएँगे या आप मरीच जो होता है, ठीक है? मरीच, मरीच अगर आप खाएँगे तो मरीच का जो आपको तीतापन लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कटु। कषाय मतलब एस्ट्रिंजेंट। इसको समझिए कि एस्ट्रिंजेंट क्या होता है। आपने आंवला खाया होगा, आंवला, आंवला जिसे कहा जाता है। तो अगर आपने आंवला खाया है, तो आंवला अगर आप खाएँगे,
तो आंवला का जो टेस्ट होता है स्ट्रिंजेंट वही होता है कषाय। और आम्ल, शोर खट्टा क्या होता है? तो आपने अगर जो खट्टा इमली है, तो इमली का एग्ज़ाम्पल हो गया आम्ल, ठीक है? तो इमली का एग्ज़ाम्पल हो गया आम्ल और कषाय का एग्ज़ाम्पल हो गया आँवला और आम्ल यानी कि शोर का एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? इमली। इस तरीके से समझिए। डिफरेंस मेन समझना है यहाँ पे कि तिक्त का मतलब होता है बिटर यानी कि करेला। ठीक है? करेला का रस कैसा होता है उसमें टेस्ट में तो तिक्त होता है। कटु यानी कि पंजेंट तो मरीच अगर आपने खाया होगा जो सब्ज़ी में डाला जाता है, ये एक आयुर्वेदिक ड्रग भी है, बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो ये भी जो है कटु होता है। तो 6 प्रकार के रस होते हैं यहाँ पे, ठीक है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और इफ़ेक्ट ऑफ टेस्ट ऑन त्रिदोष के पे इफ़ेक्ट क्या होता है, ये बताया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्वीट, सोर एंड सॉल्ट मिटिगेट्स वात एंड इंक्रीज कफ दोष। तो यहाँ पे देखिए मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये सभी 6 रस है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मधुर, आम्ल, लवण ये जो पहला 3 रस है, ठीक है? मधुर, आम्ल, लवण ये क्या करेगा? कफ को बढ़ाता है, पहला 3 रस। ये क्या करेगा? कफ को बढ़ाएगा, ठीक है? ये कफ को बढ़ाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मधुर, आम्ल, लवण ये क्या करेगा? कफ को बढ़ाएगा और वात को कम करेगा क्योंकि अपोजिट है। उसी तरह से जो बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट है, ठीक है? कटु, तिक्त, कषाय ये तीनों जो है, ये क्या करेंगे? वात को बढ़ाएँगे, ठीक है? ये वात को बढ़ाएँगे। ये वात को बढ़ाएँगे और पहला 3 कफ को बढ़ाएगा, लास्ट का 3 वात को बढ़ाएगा। उसी तरह से एस्ट्रिंजेंट, बिटर एंड स्वीट टेस्ट मिटिगेट पित्त, सॉल्ट एंड पंजेंट टेस्ट इंक्रीज पित्त। जो सौर है, ठीक है? सौर, सॉल्ट और पंजेंट, ठीक है? सौर है, यहाँ पे क्या है? सौर आम्ल, आम्ल रस, ठीक है? और कटु रस और कषाय रस, ये क्या करेंगे? पित्त को बढ़ाएँगे, पित्त दोष को बढ़ाएँगे। कौन-कौन से? आम्ल, कटु और कषाय, ये तीनों पित्त को बढ़ाएँगे। तो पित्त दोष को बढ़ाने वाले ये 3। तो यहाँ तक मैंने आज आपको बताया कि त्रिदोष का गुण क्या है, उसका त्रिदोष में इफ़ेक्ट क्या होते हैं टेस्ट के। तो ये सभी जानकारी जो इस वीडियो में दी गई है, इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत मैं बना करके और पोस्ट कर दूँगा। तो आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाएँ, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का है उसमें मैंने डाल दिया है, उसको आप जाकर ज़रूर देखें। धन्यवाद।